हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं डॉक्टर इनके भार्गव और आज हम लोग क्लास 11th की शुरुआत करने वाले हैं इस भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में। अभी तक जो हम लोग क्लास 12th की बारे में पढ़ाई करते हैं, क्लास 12th में बहुत सारे चैप्टर्स जो है हम लोग कर चुके हैं। पूरी चैप्टर्स आपके प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोज को देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस लगाने का प्रयास कीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 की शुरुआत करने वाले हैं और क्लास 11 की जो बहुत ही बेसिक चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले आर.एच. व्हिटेकर। इस आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी 5 किंगडम बनाए। सबसे पहला जो किंगडम बनाया उसको बोला गया मोनेरा, दूसरा जो किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा जो किंगडम था फंगी, चौथा जो किंगडम था उसे बोलते प्लांटी, और जो लास्ट का किंगडम था उसे बोलते हम लोग एनिमिलिया। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से बने होते हैं, एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट से बने होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं वो जानेंगे, सेल की फंक्शन क्या होते हैं वो जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीजें जानने को सीखने को मिलेंगे, तो लास्ट तक हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें, जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बेसिक चैप्टर है बच्चों, और ये चैप्टर आप लोग जो है क्लास 9, 10th, 8 में बहुत सारे क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ बायोलॉजी की बेसिस से ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अगर ये चैप्टर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा बायोलॉजी जो सब्जेक्ट बच्चा, ये हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग, कुछ ना कुछ उनमें अंतर जरूर पाया जाता है। जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उनमें कुछ सेंसिंग होता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे बच्चों, ये सब जो है एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो सबसे पहले इस पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस पूरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। कितने किंगडम में डिवाइड करते हैं? 5। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बच्चों, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, बताया कि 5 तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग मोनेरा। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनेरा। दूसरा जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे बोलते हैं हम लोग प्रोटिस्टा। दूसरा जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे बोलते हैं हम लोग प्रोटिस्टा। तीसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे बोलते हैं फंगी। अगला जो हमारा है उसे बोलते हैं हम लोग फंगी। नेक्स्ट जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे बोलते हैं हम लोग प्लांटी और एनिमिलिया। चौथा जो हो जाएगा हमारा प्लांटी और एनिमिलिया। ये जो है ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले आप मोनेरा के बारे में बात करें तो जितने भी तरह के हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मोनेरा में आते हैं। जो हमारे ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये सारे के सारे क्या आते हैं? मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में बात कर ले बच्चों, तो प्रोटिस्टा में आपको आ जाएंगे अमीबा। आप जानते हैं अमीबा के बारे में, एक एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में रहने वाला जीव है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। फंगी में फंगस आते हैं, प्लांटी में तरह तरह के प्लांट्स जो देखने को मिलते हैं वो आते हैं, और एनिमिलियस में सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। लेकिन जानते हैं इन सब में जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया, इन से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सारे ऑर्गेनिज्म में एक चीज कॉमन है,
पता है वो क्या चीज है? वो ये है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए, बेसिक यूनिट है, और वो है हमारा सेल। तो अब देखेंगे मोनेरा जो होता है ये एक ही तरह की सेल से बना होता है, इसलिए इसे यूनिसेलर बोलते हैं। प्रोटिस्टा ये भी एक ही तरह की सेल से बना होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आपकी यूनिसेलर। बाकी जितने भी हैं ये फंगी, प्लांटियर, एनिमिलिया, ये सब एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं मल्टी सेलर। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होता है, ये दोनों जो होते हैं, मोनेरा और जो प्रोटिस्टा होता है, ये सारे के सारे होते हैं यूनिसेलुलर, यानी ये एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, इनका बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना होता है। बाकी ये जितने भी हैं, चाहे वो फंगी हो, प्लांटी हो और एनिमिलिया हो, ये सब के सब जो होते हैं बच्चा, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इसमें 5 तरह हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से मिलकर बने होते हैं। जिसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं बच्चों, ये एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, यानी उनके बॉडी में एक ही सेल होता है जो सारे के सारे प्रोसेस कराने का काम करता है। जबकि हमारे बॉडी में आप देखोगे तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स के अलग अलग सेल से अलग अलग फंक्शन कराते हैं, लेकिन इनका बॉडी बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, सिंपल बॉडी होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होते नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक ही बॉडी का सेल सारा फंक्शंस को करा लेता है, इसलिए ये सब जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलर है। बाकी फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सब के सब एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे हम लोग मल्टी सेलर भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चों, इसके एक एक्सेप्शन भी है। हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया को इंक्लूड कर लिए, हम लोग अमीबा इंक्लूड कर लिए, इसमें फंगस को भी इंक्लूड कर लिए, जितने भी प्लांट्स है धरती पे उनको भी इंक्लूड कर लिए, और एनिमल्स भी इंक्लूड कर लिए। लेकिन हम लोग वायरस के बारे में चर्चा नहीं किया, जो कि वायरस हमारे लिए इतना डेंजरस होता है। क्या वायरस सेल होता है कि नहीं? तो मैं पहले बता दूं कि वायरस जो है एक एक्सेप्शन है। वायरस जो है एक सेल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, और ये जो होता है इसके बॉडी में कोई भी सेल से मिलकर नहीं बना होता। एक्चुअली ये बाउंड्री प्लाई करता है, किस इसके बाउंड्री पे? बाउंड्री लाई ऑन लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना ही ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है। फिर ये क्या है? तो ये जब जैसे ही ये होस्ट बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो लिविंग जैसा बिहेव करता है, और होस्ट बॉडी से बाहर रहता है, यानी किसी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो लिविंग हो जाता है, जब बॉडी से बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है। इसलिए हम लोग वायरस को एक्सेप्शन में रखते हैं। वायरस के बॉडी में कोई सेल्स नहीं होता, वायरस किसी भी सेल से मिलकर नहीं बना होता है, ये पूरे सेल का एक्सेप्शन है। वायरस पूरे किंगडम में कहीं से इंक्लूड नहीं है, पूरा अलग है इससे। ये बाउंड्री अप्लाई करता है लिविंग और नॉन लिविंग की, ना ही ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है। ठीक है ना बच्चों? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बात करें। तो अब एक चीज समझ में आ गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और एक वायरस एक ऐसा है जो कि सेल से मिलकर नहीं बना होता है, और वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री अप्लाई करता है, ना ही वो लिविंग है और ना ही ज्यादा ना ही वो नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी समस्या हो, क्यूरी आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बिल्कुल दोबारा उस पर हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अब हम लोग सेल को डिफाइन कर लेते बच्चों कि सेल कहते किसे। देखिए सबसे पहले हम लोग सेल को डिफाइन करेंगे, जानेंगे, फिर हम लोग इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सेल का डिस्कवर किसने किया, कब किया, कैसे हुआ, ये सारा कुछ जानेंगे। तो सेल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज में लिखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से बने होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या होगा बच्चा? इसका एक्सेप्शन हो गया वायरस। वायरस जो है इसमें कोई सेल नहीं होता है, ये बाउंड्री अप्लाई करता है, लाई ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
ना ही ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है। तो ये इसका हो गया एक्सेप्शन। फिर हम लोग सेल का डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब बचपन से आप लोग पढ़ते हैं कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हमारे बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, बहुत ही ज्यादा सिंपलर की और ज्यादा उसको छोटा नहीं किया सकता है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, उसे हम लोग बोलेंगे सेल। जैसे एक पूरी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उस पूरी बड़ी सी बिल्डिंग में आप एक एक ईंट जोड़ के बड़ी सी बिल्डिंग बनी होती है। तो अगर हम लोग एक ईंट को भी हटा दे, दो ईंट को हटा दे, तो क्या होता है, पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती है। तो वो जो एक छोटी सी ईंट है वो उसका बेसिक यूनिट है जो पूरी बिल्डिंग्स का निर्माण करती है। तो वो एक छोटी सी ईंट, उसका क्या हो गया, सेल हो गया। वैसे ही हमारे बॉडी के बारे में बात करते हैं, एक छोटा सा यूनिट जिससे मिलकर पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जितने बॉडी का हमारा शेप है, जितने भी ऑर्गन्स बने हैं, वो सब के सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। दूसरी बात, हमारे बॉडी में जितने भी तरह के सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी तरह के सिस्टम है, वो सारे सिस्टम्स को परफॉर्म कराने का, फंक्शन कराने का काम कौन करता है, सेल करता है। इसीलिए इसे हम लोग फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो कह सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करता है और फंक्शन भी करने का काम करता है बॉडी में। कौन करेगा, तो सेल करता है। इसीलिए हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल ये फंक्शनल यूनिट है। आई होप आप लोग क्लियर है। चलिए हम लोग ये जानेंगे कि इसका डिस्कवर कैसे हुआ था और कब हुआ था। इसमें हम लोग कुछ साइंटिस्ट का नाम याद रखना जरूरी है जिन्होंने इसके डिस्कवर में बहुत ज्यादा रोल निभाया था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था। तो इसके डिस्कवर करने में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1664 या 1665 में जो है सबसे पहले उन्होंने सेल का डिस्कवर किया। एक्चुअली में उन्होंने जो ट्री होता है, उस ट्री के एक्चुअली जो कट सेक्शन होता है उसमें देखा कि बहुत ही ज्यादा राउंडेड स्ट्रक्चर है ना, जो कि बॉक्स लाइक दिखाई पड़ता है। तो वो कुछ ऐसा बताया कि ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे मॉन्क लोग का जो स्पेशली डोरमेंट होता है ना, उसे बोलते हैं सेला। क्या बोलते हैं, सेला, ग्रीक वर्ड में, लैटिन वर्ड में। तो उसी से उन्होंने एक नया टर्म दे दिया जिसे बोलते हैं हम लोग सेल। लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था एक्चुअली में, ये आपको डेड बॉडी पर ऑब्जर्व किया था, मतलब प्लांट सेल पर ऑब्जर्व किया था और वो डेड था। दूसरे एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस पे अपने माइक्रोस्कोप पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को देखने की कोशिश किया, और वो थे हमारे एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो सबसे पहले नेमिंग का अगर बात करें तो वहां पे रॉबर्ट हुक का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने नेम देने का काम किया, लेकिन जो लिविंग सेल पहली बार देखने का काम किया था वो एंटन वॉन लीवेनहॉक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे इनके बारे में। तो हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें मेजर रोल निभाए थे डिस्कवरी में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1600 ईस्वी की बात करते हैं हम लोग, 16वीं सदी की, है ना। उसमें आपके एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या कह सकते हैं कि एक शॉपकीपर थे जो कि नीदरलैंड के रहने वाले थे। 1600 की बात कर रहे थे सबसे पहले नीदरलैंड में एक शॉपकीपर थे जिनके पास में एक पुरानी जो है माइक्रोस्कोप थी। उस पुरानी माइक्रोस्कोप में उन्होंने तरह तरह की चीजों को देखने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो उन्होंने तरह तरह की चीजों को देखने की कोशिश किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया, जैसे कि सबसे पहले इनका नाम है एंटन वॉन लीवेनहॉक। इनका नाम है एंटन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले एब्जॉर्ब किया जो आपकी पोल्ड वाटर होते हैं, तालाब के पानी होते हैं, जो दांत के अंदर प्लग होता है ना, जो जिसको डेंटल प्लग बोलते हैं, और उसके अलावा उन्होंने स्पर्मेटोजोआ सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इसे देखने की कोशिश किया तो पाया कि ये जितने भी हैं वो मूव कर रहे हैं, सेल मूव कर रहे हैं।
तो उन्होंने पाया कि जितने भी लिविंग हैं ये एक्चुअली में ये मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे नाम दे दिया एनिमल क्यूल। ठीक है, उन्होंने सेल नाम नहीं दिया, बताया ये एनिमल क्यूल है, जिसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर प्लग and spermatozoa. On made microscope, उन्होंने खुद से बनाया हुआ अपना माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने पॉन्ड वाटर को प्लग को स्पर्मेटोजोआ को, इन सब चीजों को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व किया बच्चों, तो पाया कि जितने भी हैं वो मूव कर रहे हैं, और उसको उन्होंने कह दिया कि ये एनिमल क्यूल है। तो दे ऑब्जर्व, लिख देंगे यहाँ पे, दे ऑब्जर्व that these are moving, उन्होंने पाया कि जितने भी हैं वो मूव कर रहे हैं, एंड कॉल्ड, और उसको उन्होंने नाम दिया कि ये से एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल है। ये किसने बताया? ये बताया रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने, जो इस पे बात बताया। ठीक है ना? तो उन्होंने एक्चुअली में जो देखने की कोशिश की अपने माइक्रोस्कोप से, ये कुछ और नहीं था बल्कि ये था अपना बैक्टीरिया, जिन्होंने लास्ट में उनका बैक्टीरिया के भी खोज का खोजकर्ता के नाम में से जाना जाता है। किसको? तो एंटन वॉन लीवेनहॉक को। उन्होंने किसको देखा था? एक्चुअली में बैक्टीरिया देखा था, जो कि पॉन्ड वाटर में था, और वो क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला नाम आता है एंटन वॉन लीवेनहॉक। इस तरह से हम लोग मानते हैं कि फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, ये फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा था। यहाँ पे स्टार मार्क्स देखें, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार नीट एग्जामिनेशन पूछा गया है कि फर्स्ट मैन टू सी द लिविंग सेल। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। किसमें देखा था? पॉन्ड वाटर में, प्लग में, स्पर्मेटोजोआ में, अपने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। ठीक है ना? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने बच्चों। अब इसी बीच में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने जो है पहले कॉर्क एक तरह का जो ट्री होता है, आप जानते हैं, जितने भी वाइन्स की बोतल होती हैं उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसे भी हम लोग कॉर्क बोलते हैं। और एक विशेष किस्म का पौधा, प्लांट्स होता है, कह सकते ट्री होता है, उसकी जो बार्क होती है ना, उस बार्क से एक्चुअली में वो कॉर्क बनाया जाता है। तो उन्होंने उस कटा हुआ पेड़ को देखा तो पाया उसके अंदर बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर है, और उस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेला बोला, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और उसी सेला से एक नया टर्म मिला जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। तो बाद में इसे हम लोग सेल के नाम से जाना गया। तो अगर हम लोग डेड सेल के बारे में बात करें, पहले डेड सेल को किसने देखा? तो थे रॉबर्ट हुक। और जो पहले लिविंग सेल को किसने देखा? तो वो है हमारे एंटन वॉन लीवेनहॉक। तो दोनों अलग अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है। लिविंग सेल को देखा था एंटन वॉन लीवेनहॉक ने, और डेड सेल को देखा था हमारे रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे। बैक्टीरिया के खोजकर्ता भी यही है, एंटन वॉन लीवेनहॉक, क्योंकि उन्होंने पहली बार इन सब चीजों में अपने माइक्रोस्कोप की मदद से इन सारी चीजों को देखा था। इसी बीच में 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, यानी 1600 की बात कर रहे हैं। इसी सदी में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने पहली बार उन्होंने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा उस वर्क में, और पाया कि वो एक जो है मॉन्क के मोनेस्ट्री की तरह दिखाई पड़ता है। जो मॉन्क लोग होते हैं ना, उसके छोटे छोटे डॉर्मेंट होते हैं, कमरे होते हैं, जो कि बॉक्स लाइक दिखाई पड़ता है, तो उसको उन्होंने बोल दिया सेला। उसी सेला सुनने की टर्म है सेल। तो इस बीच में हमारे एक नए साइंटिस्ट, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने क्या किया? तो इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व a box like structure
इन कॉर्क। जो कॉर्क नाम का पौधा था, पेड़ था, उसके जो बार्क थी, छाल थी, उसमें ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। उसको उस पे उन्होंने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके उन्होंने जो बताया कि जितने भी मॉन्क होते हैं, उस मॉन्क का जो डोरमेंट होता है, आवास होता है, घर होता है, छोटा छोटा कमरा होता है, उसको बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में सेला। क्या बोला था बच्चों? सेला। और उसी सेला से टर्म आया जिसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो बाद में इसको नाम दे दिया गया सेल। तो पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है ये टर्म दिया सेल। याद रखेंगे। तो दे टर्म द सेल फर्स्ट टाइम। तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है सेल टर्म दिया, है ना। इससे पहले जो थे एंटन वॉन लीवेनहॉफ, उन्होंने लिविंग सेल को देखा था, लेकिन उन्होंने उसको बोला एनिमल क्यूल। लेकिन रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने पहली बार उसे नाम दिया सेल, ठीक है ना, जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। अब आगे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। आपने लोग ब्राउनी तो खाई होगा। ब्राउनी जो है उसी से जस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है ना। याद रखेंगे कि इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन सेल्स। सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस का डिस्कवर किया वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना बच्चों। तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम अभी याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहले एंटन वॉन लीवेनहॉफ, दूसरे हैं रॉबर्ट हुक और तीसरे हो गए रॉबर्ट ब्राउन। जो एंटन वॉन लीवेनहॉफ थे उन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने उन्होंने डेड सेल का पहली बार टर्म दिया सेल। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने जो है न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। ये चीज याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे सेक्शन की। अब 1800s की बात कर रहे हैं। ये तो 1600 में ये तीन साइंटिस्ट पर हम बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग 1800s की। तो 1800 में और ज्यादा इंप्रूव माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, और ज्यादा इंप्रूव माइक्रोस्कोप आया और उस माइक्रोस्कोप की मदद से सेल के अंदर डिटेल्स का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश किया गया। तो उसमें जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जीवों पर जो है सेल्स का डिस्कवर करने की कोशिश किया, अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब देखने की कोशिश की। तो इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है 1800 में। एक पहले साइंटिस्ट हैं जो कि बॉटनिस्ट थे और दूसरे साइंटिस्ट जो कि थे जूलॉजिस्ट। दो साइंटिस्ट हैं, 1800 की बात कर रहे हैं। तो 1800 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैथियास स्लाइडन। यहां पर याद रखेंगे 1838 की बात कर रहे हैं। 1838 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैथियास स्लाइडन। उनका नाम था मैथियास स्लाइडन। मैथियास स्लाइडन ने जो है प्लांट सेल को स्टडी करने का काम किया था। और ये जो थे मैथियास स्लाइडन, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे। और ये बॉटनिस्ट थे जो प्लांट पे स्टडी कर रहे थे। जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी करना शुरू किया और कहा कि ये जितने भी प्लांट होते हैं ये सारे के सारे बने होते हैं सेल्स की। तो उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी करने के बाद अपना बात बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट सेल हैं वो एक्चुअली में सेल के बने होते हैं। फिर एक दूसरे और साइंटिस्ट थे 1839 में, इन्होंने भी अपना एक थीसिस दिया और इनका नाम है श्वान। और ये जो थे ये जूलॉजिस्ट थे, इनका नाम है थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे। थियोडोर श्वान जो थे ये एक्चुअली में एक जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। ये जो थे ये ब्रिटिश के थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल के स्टडी करना
शुरू किया और उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं। एक्चुअली में जो थियोडोर स्वान थे बच्चों, ये नर्वस सेल पर, नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? नर्वस सिस्टम का स्टडी कर रहे थे और उसकी सेल्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने जो है स्टडी करने के बाद ये बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं वो सब सेल का बने होते हैं और जितने भी एनिमल सेल हैं उस एनिमल सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग होते हैं जो जिसको आज के समय में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये थियोडोर स्वान थे, ये एनिमल्स के अलावा प्लांट सेल को भी इंक्लूड कर दिया अपने में। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके बाहर भी एक आउटर कवरिंग होते हैं जिसको हम लोग आजकल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, हम बताएंगे। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो 1800 में दो साइंटिस्ट के बारे में बात करें, पहला मैथियास स्लाइडेन और दूसरा हो गया थियोडोर स्वान। मैथियास स्लाइडेन कौन थे बच्चों? तो मैथियास स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये प्लांट की स्टडी कर रहे थे। इन्होंने स्टडी के माध्यम से बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो सभी सेल के बने होते हैं। और 1839 में एक दूसरे थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। वो एक्चुअली नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल हैं वो सब किसके के बने हैं? सेल्स के बने हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे थियोडोर स्वान का जो बताया उन्होंने कि जितने भी आपके एनिमल सेल होते हैं वो सब, जितने भी एनिमल है वो सभी सेल के बने होते हैं। तो उन्होंने बताया थियोडोर स्वान ने कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल के बने हैं। और उन्होंने एक और बात बताया कि जितने भी एनिमल सेल हैं उनके बाहर एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उनके बाहर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल सेल्स आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जितने भी एनिमल सेल हैं वो बाहर से एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होते हैं, एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? आज हम लोग बोलते हैं इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टुडे वी नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये किसने बताया? ये बताया थियोडोर स्वान ने। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं इनके बाहर भी एक आउटर कवरिंग होता है। ये जो आपके जो स्लाइडर थे उनके नाम को भी, उनके जो थीसिस था उसमें, उसको भी इसमें अपने थीसिस में इंक्लूड कर लिया। और उन्होंने ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर बाउंडेड बाय सेल वॉल। उन्होंने ये भी बता दिया कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो सभी सेल वॉल से घिरे होते हैं। ठीक है ना, ये चीज बताया। तो ये बताया थियोडोर स्वान ने। याद रखेंगे थियोडोर स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया, नर्वस सिस्टम पे। बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल के बने हैं और एनिमल सेल्स आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जितने भी एनिमल सेल है उनके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज ये बता दिया कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है जो कि सेल वॉल का बना होता है। ये चीज हम लोग जानेंगे। डिफरेंट एनिमल्स में सेल वॉल पाए जाते हैं, जैसे कि फंगी में भी सेल वॉल होता है लेकिन उसका कंपोजिशन अलग होता है। बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होता है लेकिन उसका कंपोजिशन अलग होता है। ये हम लोग आगे सीखेंगे बच्चों। ठीक है, अब जो है ये तो थ्योरी दे दिया गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ वर्शो। उन्होंने इन दोनों की थ्योरी को इंक्लूड करके एक नेक्स्ट थ्योरी दे दिया जिसको बोलते हैं हम लोग सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल थ्योरी। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए, ये जो आपके रुडोल्फ वर्शो और जो मैथियास स्लाइडेन जो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों की बात को इंक्लूड करते हुए एक तीसरे साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड फॉर्म में एक अलग थ्योरी दे दिया और उससे बोला गया बच्चों सेल थ्योरी। सेल थ्योरी से हम लोग को सेल्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी सेल थ्योरी जो है इन दोनों थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन है। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बताया गया कि ऑल प्लांट्स
and animal cell are made up of cell. All plant and animals, यहाँ पे गलत हो जाएगा, all plants and animals are made up of cell. इन्होंने बता दिया सेल थ्योरी में कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल के बने होते हैं। चूंकि रुडोल्फ वर्सो, क्या नाम इनका, जो थियोडोर स्वान और आपके जो पहले थे ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था आपका मैथियास स्लाइडर, दोनों ने अलग अलग थ्योरी दिया था। एक ने बताया था कि प्लांट जितने होते हैं सभी सेल के बने होते हैं, दूसरे ने बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं सभी सेल के बने होते हैं, और जो आपके ये क्या नाम है स्वान है, उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं उनके बाहर एक सेल के बाहर एक बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल थ्योरी में दोनों की बात इंक्लूड करते हुए उन्होंने बता दिया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, वो सभी सेल के सेल से बने होते हैं। उन्होंने एक अलग चीज बताया, किसने बताया, तो रुडोल्फ वर्सो। रुडोल्फ वर्सो ने एक अलग बात बताई और उन्होंने बता दिया कि जितने भी प्लांट होते हैं और एनिमल सेल होते हैं वो अपने पुराने वाले सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी जितने भी नए प्लांट और एनिमल सेल बनते हैं वो पुराने वाले सेल से बनते हैं। तो उन्होंने बताया, अपने लैंग्वेज में बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसका मतलब होता है ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल बनता है एक्चुअली में वो पुराने वाले सेल से बनता है। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, उन्होंने देखा ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन करता है, दो नए बैक्टीरियल सेल बना देता है। यानी ये दोनों नए जो बैक्टीरियल सेल है कहां से है, पुराने वाले सेल से है, यानी अपने पेरेंटल सेल से है। और ये कहां से बने, तो ये अपने पेरेंट से बने हैं। तो जो सबसे पहला वाला सेल कैसे बना होगा, इसके लिए बहुत सारी थ्योरी दिया गया है, जिसमें आपका एबायोजेनेसिस थ्योरी आता है, जिसको बहुत हद तक लोगों ने माना कि जितने भी नए सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये जो धरती पहला सेल बना वो नॉन लिविंग थिंग्स से बना। लेकिन ये एक्चुअली में गलत थ्योरी था, जिसको बाद में जो है नेगलेक्ट कर दिया गया। फिर एक नया थ्योरी दिया गया लुईस पास्चर के द्वारा, जिसको स्वान नेक्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो एक्चुअली में जो है नॉन लिविंग थिंग से नहीं बने थे, वो एक्चुअली में पुराने वाले सेल से मिलकर बने होते हैं। तो रुडोल्फ वर्सो ने यही बात अपने सेल थ्योरी में बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल बनते हैं वो अपने पुराने वाले सेल से बने होते हैं, यानी पुराने वाले सेल से ही मिलकर नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ये रुडोल्फ वर्सो ने बता दिया 1855 में, 1855 में। ठीक है ना बच्चों, ये था हमारा सेल थ्योरी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग ये जाना कि कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर हम लोग किंगडम सिस्टम देखिए, ये समझे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर हम लोग ये देखे कि सेल का डिस्कवर किस किस साइंटिस्ट ने, किसमें किस किस साइंटिस्ट का नाम आता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग एंटन वॉन लीवेनहॉफ, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, और फिर इधर मैथियास लाइडेन, ये क्या नाम है रुडोल्फ स्वान और रुडोल्फ वर्सो के बारे में हम लोग, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ वर्सो के बारे में यहाँ पे हम लोग अभी देखे। फिर हम लोग सेल थ्योरी में देखे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े। आगे बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग क्लास 11th में करने वाले हैं और 12th के जो चैप्टर चल रहे हैं वो भी आगे मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आगे हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।